गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिंधु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपकी क्लास का, यदि अधिगम के बारे में आपको नहीं पता है, लर्निंग के बारे में नहीं पता है, तो सारे सब्जेक्ट ही अधूरे रह जाते हैं। तो लर्निंग यानी कि अधिगम, सीखने का काम किसका है? एक स्टूडेंट, विद्यार्थी सीखने का काम करता है। टीचिंग यानी कि सिखाना, शिक्षण, अध्यापक, शिक्षण होता है, अधिगम होता है। यानी कि शिक्षण जब किया जाएगा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से अधिगम ग्रहण करवाया जाए विद्यार्थियों को। और शिक्षा मनोविज्ञान में लर्निंग का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी शिक्षण की समस्त क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि व्यवहार में परिवर्तन किया जाए बच्चे के, और व्यवहार से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। कि बालक समाज के अनुकूल तभी रहेगा, समाज में अपना संतुलन तभी बनाएगा जब वो समाज में अच्छे से समायोजन तभी करेगा जब वो समाज के नियमों को सीख जाएगा। कुछ भी सीखता है कि नियमों में बंध के सीखना। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है, कुछ ही टाइम बाद वो आंखें खोलने लग जाता है, तेज़ रोशनी होने पर वो आंखें बंद करने लग जाता है, मचकने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है, गीला होने पर, गर्मी लगने पर, सर्दी लगने पर वो रोने लग जाता है। वो सीख रहा है उस टाइम पे। फिर बच्चा जब उसे भूख लगती है रोने लगता है, जब उसे सुख का अनुभव होता है वो मुस्कुराने लग जाता है। तो जीवन भर जब से वो जन्म लिया है उसने, तब से ही वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बच्चा जन्म लेता है तब नहीं सीखता, जब वो गर्भ अवस्था में होता है तब भी वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। धार्मिक जो विचारधाराएं देखें, जैसे महाभारत काल में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया। किसी तरह गर्भ में रह के बच्चा, जैसे गर्भ में जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जैसे माँ उसको वातावरण देती है वैसा ही उसका विकास होता है, वैसी उसकी वृद्धि होती है। उसके जो जितना ज़्यादा वो उसके ऊपर इफेक्ट एक गर्भ में पड़ता है, उतना बाहर जब वो वातावरण में आता है उसके साथ उतना उसके ऊपर प्रभाव तब भी नहीं पड़ता। तब वह पूरी तरह अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है। सीखने के ऊपर, सीखने की सबसे ज़्यादा इस प्रक्रिया पे मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अपनी एज वो कम भूमिका नहीं निभाती। ज्यों ज्यों अपनी एज बढ़ती रहती है, मैच्योरिटी अपने अंदर आती रहती है, त्यों तो हम सीखते रहते हैं। सीखने की गति तीव्र हो सकती है, धीमी हो सकती है, पर रुक नहीं सकती। सीखना तभी रुकता है जब जीवन रुक जाता है, जब मृत्यु हो जाती है। नहीं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बच्चा रोना सीखा है, मुस्कुराना सीखा है, फिर खाना खाना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। वो सीखता ही रहता है। और अध्यापक का क्या कार्य है कि जटिल से जटिल, विस्तृत से विस्तृत किसी भी कार्य को आसान बना के विद्यार्थी को सिखाना, उसके एक सहायक के रूप में उसकी एक भूमिका निभाना। सीखने संबंधी विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने इसके मीनिंग और डेफिनेशन बताई है कि सीखना क्या है। गैस्टाल्टवादी हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सूझबूझ वाले मनोवैज्ञानिक गैस्टाल्टवादी। हॉर्मिक दृष्टिकोण के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने अपने विचार दिए हैं। प्रयत्न और भूल दृष्टिकोण के अलग दिए हैं, जैसे थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था प्रयत्न और भूल का। फील्ड दृष्टिकोण के अलग है, कुर्ट लेविन ने दिया था जो सिद्धांत। गैस्टाल्टवादी जो दृष्टिकोण है वो क्या है? गैस्टाल्टवादी कह सकते हैं या सूझबूझ वाले कि किसी भी चीज़ को हम जो सीखते हैं तो ज्ञान प्राप्त उसका करते हैं, कुछ समझ के ही करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी रटना है। कोलहर-कोफका ने एक थ्योरी दी थी गैस्टाल्टवादी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने किया था। विदरमेयर इनके जो उन्होंने शुरू किया था सिद्धांत।
पर आगे का जो काम था कोल्हर और कोफका ने इसके ऊपर किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर। उन्होंने ये बताया कि संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके ही सीखा जाता है। पहले हम किसी पेड़ को देखते हैं, पूरा पेड़ देखते हैं, पूरा पेड़ को समझने के बाद उसके अलग अलग ब्रांचेज पे जाते हैं, उसके फूल हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, फल है, जड़ है, तना है, फिर उसको देखते हैं हम। ऐसे ही हम जैसे अपना पूरा सिलेबस देखते हैं, फिर सिलेबस के बाद उसके यूनिट्स चेक करते हैं, यूनिट्स चेक के बाद सब यूनिट्स देखते हैं, सब यूनिट टॉपिक देखते हैं, उसके मीनिंग डेफिनेशन एक एक उसके वर्ड्स पे जाते हैं। गेस्टाल्टवादी यही कहते हैं। सेकंड है हार्मिक दृष्टिकोण, कि हार्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देते हैं कि जब तक हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, किसी चीज़ का कोई एक एम नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल कि हमें अचीव क्या करना है, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाते। नेक्स्ट है व्यवहारवादियों के अनुसार कि वे व्यवहारवादी या प्रयत्न और भूल का दृष्टिकोण, जो थोरनडाइक के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया कि उन्होंने अपना सिद्धांत 1913 से लेकर 1913 से 17 में किया था, एक बिल्ली के ऊपर किया था, आपको पता होगा। और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत उन्होंने दिया कि गलतियां हम करते रहेंगे, पर जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले यही मानते हैं कि हम किसी काम में लग जाएं, काम में लगे रहेंगे, हम सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो वो हम अपने आप ही सीख जाएंगे। नेक्स्ट है फील्ड दृष्टिकोण। फील्ड दृष्टिकोण के जो मनोवैज्ञानिक है, कुर्ट लेविन का नाम उच्च श्रेणियों में आता है। उन्होंने क्या कहा है कि उनके अनुसार सीखना परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन होना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सीखने में, कि मोटिवेशन, यस, कि कुर्ट लेविन ने क्या कहा है कि जिस काम में हम लगे हैं उसके लिए हम सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि सीखने में, कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अभिप्राय क्या है कि व्याख्या उद्दीपन प्रक्रिया, स्टिमुल्स रिस्पॉन्स जो देते हैं, जो हमारे उद्दीपन है, स्टिमुल्स उद्दीपन क्या होते हैं, जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं, कि उनके साथ संबंध होना चाहिए। हम जो भी अनुक्रिया करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, वो किन के आधार पर करते हैं, उद्दीपनों के आधार पर करते हैं कि कैसे उद्दीपन है। अब कुछ डेफिनेशन दी गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दी है कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा गया है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जो हम व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसे अधिगम है। क्रॉनबेक के अनुसार क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम बोला है, कि अनुभव जितने ज़्यादा हमें, अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होता रहेगा वही हमारा सीखना है। गेट्स ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का एक शोध है। कि सीखना क्या है, कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऐसे ही ज्ञान अर्जन के रूप में कुछ अधिगम से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन दी गई है, जैसे वुड्सवर्थ ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि अधिगम को नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया माना है। अधिगम क्या है, नया ज्ञान और नए अनुक्रिया ग्रहण करने की एक प्रक्रिया। करो एंड करो महोदय ने क्या कहा है कि उनके रूप में परिभाषित क्या है, अधिगम आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना ही अधिगम है। नई नई जितनी अपनी आदतें होंगी, हैबिट्स होंगे, नया जो भी हमें नॉलेज होगी, नई जो एप्टीट्यूड होंगे, वही हमारा सीखना है। आगे है अधिगम की विशेषताएं, कि जो सीखना है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सीखना, कुछ मानते हैं कि अध्यापक केंद्रित होता है, कुछ मानते हैं विद्यार्थी केंद्रित होता है। सीखने में क्या सहायता करता है, ये किसके लिए, सीखना किसके लिए है, इसके बारे में ये विशेषताएं हैं कि अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बोला गया है। फर्स्ट देख रहे हैं आप, व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम है।
यानी कि अपने जो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम, मुझे कुछ काम नहीं आता है, तैरना नहीं आता है किसी को, तो वो उसका व्यवहार क्या होगा पानी में जाने से? वो डरेगा, भयभीत होगा। जब वो तैरना सीख जाएगा उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज ही क्या है? सीखना है, कि उसे तैरना आ गया है, वो पानी से डरना उसने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये यूनिवर्सल प्रोसेस सबके लिए है, चाहे वो किसी जाति धर्म किसी क्षेत्र का रहने वाला है, किसी देश का रहने वाला है, कोई इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। सीखते सभी प्राणी हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता, पशु पक्षी जीव कीड़े मकोड़े सभी सीखते हैं। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, ये लगातार चलने वाली है। जब बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके जन्म और मृत्यु तक सीखता ही रहता है। वो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करता रहता है। अब उसकी मैच्योरिटी उसको प्रभावित करती है या उसका इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है। जो कि कुछ भी सीखे वो सीखता ही रहेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये, कंटिन्यू। स्थानांतरण होता है, ट्रांसफरेबल है ये नहीं है कि हमने कुछ भी सीख लिया है वो वहीं तक रहेगा, नहीं, उसके अंदर गुणात्मक विकास होता रहेगा। जो मैंने पहले काम सीखा है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है, वो आगे अपने नए ज्ञान में मदद करेगी। समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट प्रोसेस है ये। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, ये हमें समायोजित करती है, समाज के साथ समायोजित करती है। चेतन और अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस है, चेतन और अचेतन अनुभव है। सीखना क्या है? हम कॉन्शियस माइंड से भी सीखते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से भी सीखते हैं। अपना नया एक जो एक्सपीरियंस आता है, जिस काम में हम लगे हुए हैं उसी काम वहीं पे अपना दिमाग है तब भी हम सीख रहे हैं। किसी दूसरे काम में हम लगे हुए हैं तभी एकदम से नए आइडिया अपने दिमाग में आ जाते हैं और हम वो काम सीख जाते हैं। शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है ये सीखना। जो अचीवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी, जो भी अचीव करवाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उनकी प्राप्ति करवाता है। विकास की प्रक्रिया है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा हम सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा अपना विकास होता रहेगा। उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित करवाता है। अधिगम की ये भी मुख्य विशेषता है कि ये जो अपना गोल है वो अचीव करवाता है। जो एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करवाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के संबंध में भी सीखने की विशेषता है कि रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, सर्वांगीण विकास में सहायक है कि हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि अपना चहुमुखी सर्वांगीण विकास होता है। इससे अपना जीवन संतुलित होता है, व्यक्ति संतुलित होता है। उससे लर्निंग प्रोसेस से हमारे हर एक एक्टिविटी, हर एक कौशल है के लिए महत्वपूर्ण है। मूलभूत प्रक्रिया है ये, फंडामेंटल प्रोसेस है ये। सीखना है जो मूलभूत प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अभाव से जीवन का अस्तित्व नहीं रहता, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है अधिगम के बिना। इसलिए ये क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट है विवेकपूर्ण है ये। लर्निंग विवेकपूर्ण क्या होती है? जब हम कुछ सीख जाते हैं तो हमें अच्छे बुरे का, गलत का, सही का पता लग जाता है, इसलिए विवेकपूर्ण है। अधिगम संपूर्ण प्रक्रिया है कि लर्निंग इज टोटल रिएक्शन इन इंडिविजुअल, के अधिगम एक संपूर्ण प्रक्रिया है, सृजनात्मक और सक्रिय है, क्रिएटिविटी एंड एक्टिव प्रोसेस है ये। सीखना क्या है? कि क्रिएटिविटी है, यानी कि कुछ बनाना है, नया ज्ञान अपने अंदर आता है, वही सीखना है। उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित करवाती है सीखना। लर्निंग क्या है? उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुलस, जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करती है। अनुक्रिया क्या होती है? एक रिस्पॉन्स, एक जो हम क्रिया करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, उसका आपस में जो संबंध करवाती है वो प्रक्रिया सीखना है, वो अनुबंधन कहलाता है। अनुभव की नई व्यवस्था है कि सीखना क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कि एक संगठन है, ए न्यू एक्सपीरियंस, कि एक नए तरीके से नया जो व्यवस्था है वो है। क्रिया और वातावरण का परिणाम है सीखना। व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं सीखने से। अधिगम अनुसंधान करना है, नया जो लर्निंग इज ए रिसर्च,
अधिगम एक ज्ञान का एकीकरण करना है कि हमारी जो भी नॉलेज है उनको इकट्ठा करना है, अधिगम वो है। अधिगम आनंददायक है कि इससे हमें खुशी मिलती है, आनंद आता है, हम कुछ भी काम सीखते हैं उससे हम आनंददायक है। अधिगम दुखदायी प्रक्रिया भी है कि अधिगम क्या है कि जो पेनफुल एक्टिविटी भी है। यदि हमें कोई काम दबाव में सीखा जाएगा या किसी तरह से, तो हमें एक दुखदाई देगा। काम सीखने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, वो हमें एक कष्टकारी होगा कि जिससे कि गलत एक्सपीरियंस हमारे। अधिगम का आधार पुरस्कार और दंड है। सीखते हम पुरस्कार से भी हैं और दंड से भी सीखते हैं। तो ये थी अधिगम की विशेषताएं। आगे है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से 3 कारक हैं, व्यक्तिगत कारक, कार्य कारक और विधि कारक। कि इंडिविजुअल फैक्टर, टास्क यानी कि काम संबंधी फैक्टर है जो, और मेथड संबंधी, उस काम को करने में किस प्रकार की विधियां अपनाई हैं, कैसे मेथड अपनाए हैं, उससे संबंधी कारक हैं। मुख्य रूप से 3 हैं। आगे इनके पार्ट्स हैं कि व्यक्तिगत संबंधी कारक क्या है, कार्य कारक क्या है और विधि कारक क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिगत कारक कि किसी भी एक व्यक्ति से संबंधित, कि सीखने वाला है जो अधिगम करता है उससे संबंधित कारक। कि सबसे पहले उसकी मैच्योरिटी, परिपक्वता उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस काम को सीखने लायक है या नहीं। बच्चा की एज उस कक्षा के करिकुलम को ग्रहण करने की हुई है या नहीं हुई है, या वैसे ही उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो इफेक्ट डालता है। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी सीखने में एक धुरी का काम करती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो छोटी एज में किए जा सकते हैं, बड़ी एज में नहीं होंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो बड़ी एज में होंगे, छोटी एज में नहीं होंगे। जैसे योगा, जिम्नास्टिक वगैरह एक्सरसाइज हम जितनी छोटी एज में अच्छे से कर पाएंगे उतनी बड़ी एज में हमें परेशानी होगी करने में। वेट लिफ्टिंग है, ऐसे जो ताकत के कार्य हैं जो अपने जो फिजिकली मैच्योरिटी अपने अंदर जब तक नहीं होगी तब तक हम वो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग तब तक नहीं कर पाएंगे। तो मैच्योरिटी फैक्ट डालती है सीखने के ऊपर। आगे अभी प्रेरणा कि हम मोटिवेशन कितना है, कि सेल्फ मोटिवेशन, कोई भी हम काम सीखते हैं उसके प्रति मोटिवेट कितने हैं, उसी के आधार पे हम सीखते हैं। नेक्स्ट है ध्यान और रुचि कि अटेंशन एंड इंटरेस्ट, उस काम में अपना ध्यान कितना है। जितने अच्छे से हम ध्यान लगा के काम को करेंगे उतने अच्छे से हम उसको धारण करेंगे। इंटरेस्ट कितनी रुचि है, हम उस काम को कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट कितना है, उसी के आधार पे हम वो काम सीखेंगे। समझ सकती है आपकी मेमोरी पावर क्या है। जितनी ज़्यादा मेमोरी पावर अच्छी होगी कि चीज़ों को हम याद रखेंगे, पॉइंट्स को हम याद रखेंगे, तथ्य को हम याद रखेंगे, उतना ही वो काम लंबे समय तक है हमें याद रहेगा। तत्परता और अक्षमताएँ कितनी है, हम रेडी कितने हैं और उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितनी हम अपने अंदर काम करने की अक्षमता कितनी है और उस काम के लिए हम रेडी कितने हैं। यदि तैयारी नहीं है तो काम नहीं। पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, यदि पेपर की तैयारी नहीं है तो पेपर अच्छा नहीं होगा। उसके लिए अच्छे से पेन नहीं ले तैयार नहीं किया है तो पेपर टाइम पे क्या होगा कि पेन ही ढूंढते रह जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य कितना है, मेंटली जो हम हेल्थ क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। यदि हम तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो काम नहीं सीख पाएंगे, अधिगम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इन सब से मुक्त रहना, विद्यार्थी के तनाव से मुक्ति ज़्यादा तीव्रता से सिखाने का काम आती है। थकान यानी कि फटीग कि थकान एक ऐसा कारक है जिसका प्रभाव अधिगम प्रक्रिया पर बड़ी ही शीघ्रता से दिखाई पड़ता है। हम थके हुए हैं जिसके कारण हमारे ना तो रुचि होगी उस काम में, न उसके लिए अभी प्रेरणा होगी, ना ध्यान लगेगा, ना तत्परता रहेगी। ऐसी परिस्थितियां हम उत्पन्न नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। भोजन और औषधियाँ कि फूड एंड ड्रग्स कि शोध कार्य से ऐसी करके दिखाया है कि विद्यार्थियों का असंतुलन भोजन और मादक जो दवाइयाँ हैं उनके सेवन से अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन बनाने में उत्तरदायी हो सकती है। कि जैसे तम्बाकू, कैफीन आदि का प्रयोग कर लेते हैं, मादक चीज़ें, मादक ऐसा हम भोजन लेते हैं, ऐसा फूड लेते हैं तो हमारे सीखने पर इफेक्ट डालता है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, संवेदना और जो अपनी किसी काम के प्रति संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो किस
कैसे प्रत्यक्षीकरण उसका हुआ है, वो अपनी योग्यताओं के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रक्रिया आधार माना जाता है। व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतनी अधिगम प्रक्रिया भी उतनी ही तेज होगी। इच्छा शक्ति कि अपनी जो इच्छा शक्ति है, विल टू लर्न, वैसे ही विल पावर कि अब हम सीखना कितना चाहते हैं, हम वो अपनी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है शारीरिक दोष और रोग कि फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई डिफॉर्मिटीज है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम वो कार्य नहीं सीख पाते, तो ये आ जाते हैं सारे इंडिविजुअल फैक्टर। नेक्स्ट है कार्यकारक। कार्यकारक यानी कि काम के संबंधी। अब कोई सीखने वाला है वो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक थे, अब है जो काम हम सीख रहे हैं उससे संबंधित कि कार्य का कठिनाई का स्तर, कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क, कि डिफ़िकल्टी कितनी है, कितना कठिन कार्य है। अब कठिन कार्य है, ज़्यादा कठिन कार्य है, छोटे बच्चों को दिया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सरल कार्य को हम जल्दी सीख जाएंगे, कठिन कार्य को थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आसान से मुश्किल की तरफ ले जाया जाता है। कार्य की समानता कि सिमिलरिटी ऑफ द टास्क, कि विभिन्न कार्य की समानता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में योगदान करती है। अधिगम का स्थानांतरण तभी हो सकता है कि ट्रांसफर तभी हो सकता है जब एक कार्य दूसरे कार्य के समान होगा। कार्य का अर्थपूर्ण होना कि जो भी काम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यदि मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो मीनिंगलेस वर्ड भी याद नहीं रहता, तो मीनिंगलेस जो काम है वो कैसे रहेगा। कार्य की लंबाई कि लेंथ ऑफ द टास्क, अधिगम प्रक्रिया में कार्य की लंबाई पर भी निर्भर करता है। अधिक लंबे काम को सीखने में ज़्यादा समय लगता है, परिश्रम लगता है, धैर्य लगता है, और वो हमारे अंदर अधिक होना चाहिए। छोटे कार्य करने में कम परिश्रम लगेगा, कम उसका परिणाम जल्दी आ जाएगा। कई व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे काम से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इतनी अक्षमताएं उनके अंदर नहीं होती काम करने की, इसलिए वो प्रभावित करता है। कार्य की रोचकता और अरोचकता डिपेंड करती है। यदि कार्य इंटरेस्टिंग है तो वो अच्छे से होगा। नेक्स्ट है विधि कारक कि मेथड फैक्टर कि पूर्ण तथा अंश विधि। पूर्ण विधि, अंश विधि, किस विधि से काम को किया गया, कि वोल एंड पार्ट मेथड कि छोटा काम है वो पूर्ण विधि से संपन्न किया जा सकता है, और पार्ट मेथड से लंबा काम है उसको पार्ट्स में बांट के हम पूरा कर सकते हैं। अभ्यास कि प्रैक्टिस से भी सीखा जाता है। कोई भी कार्य हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे गिनती है, पहाड़े हैं, वो याद करवाते हैं बच्चे को बार बार, वो क्या करते हैं कि उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है, बोल के लिख के वो दिखाया जाता है। करके सीखना कि लर्निंग बाय डूइंग कि करके भी सीखा जाता है। व्यवहारवाद की देन है, जैसे जिस काम को हम बार बार करेंगे वो एक सीख जाएंगे। सुनना कि लिसनिंग से भी सीखा जाता है। अध्यापक बोलता है कक्षा में या अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एक आप पढ़ें, एक वो सुने, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। पथ प्रदर्शन और संकेत कि गाइड है जो, और जो क्ल्यू दिए जाते हैं, जो संकेत, जो सिंबल दिए जाते हैं, उनसे भी हम सीखने में बहुत मददगार साबित होते हैं ये मेथड भी। परिणामों का ज्ञान, यदि विद्यार्थी को नॉलेज ऑफ रिजल्ट है कि उसका रिजल्ट की जानकारी है तो वो जल्दी सीखेगा, अच्छा सीखेगा, और उसे खुद के बारे में एनालाइज हो जाएगा कि मुझे कितना आता है। सीखने की विधि क्या अपनाई गई है कि जो भी लर्निंग बाय इनसाइट, सूझबूझ के द्वारा सीखना, कि लर्निंग बाय इनसाइट कि जो जितना ज़्यादा हम समझ के सीखेंगे वो अपना आंतरिक ज्ञान होगा। गेस्टाल्ट विधि के द्वारा भी सीखा जाता है। सीखने की आगे विधियां हैं कि लर्निंग मेथड क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार अनुकूल व्यक्तित्व के ऊपर अनुकूल विधि अपनाई गई है या नहीं अपनाई गई है। समय सारणी, टाइम टेबल के माध्यम से भी अच्छे से सीखा जाता है। और सामयिक परीक्षाएं, जो टाइमली टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट के यदि हम सीखते ही रहेंगे, उनका टेस्ट नहीं है तो विद्यार्थियों को खुद का पता नहीं होगा कि उन्होंने कितना सीख लिया है। सीखने का समय
कि टाइम ऑफ लर्निंग आप सिखा रहे हैं तो कौन से, जैसे हम टाइम टेबल रखते हैं कि सुबह की क्लासेज में किस तरह के कि मैथ वगैरह जो वो रखते हैं, टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है और सीखने का समय डिपेंड करता है कि सुबह याद करने का काम अच्छे से होता है, रात को लिखने का काम करते हैं ताकि नींद ना आए। तो ये सारे क्या थे, विधि कारक। तो आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।